जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया था जब उन्होंने कहा था कि आप चीनी का कुछ दाने कम कर दें या आप चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, अगर चीनी महंगी हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली माफिया घुटनों पे आ जाएगा। बदकिस्मती से शायद सारी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं। 2 साल से 2.5 साल से हम कोविड का शिकार थे और उसके भी मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़े। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक गांव हो गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, वफाकी बजट तो आ गया लेकिन IMF ने किस देने से फिलहाल इनकार किया है। IMF ने कहना है कि मजीद चीज़ों को रिवाइज किया जाए, जो टैक्सेस हटाए गए हैं पर्सनल सैलरी पर वो हटाए जाएं। दूसरी जानिब जो पंजाब का बजट है वो अभी तक पेश नहीं किया जा सका है क्योंकि डेडलॉक बरकरार है। जो रूलिंग स्पीकर की जानिब से कल दी गई थी उस रूलिंग के तहत जो IG और चीफ सेक्रेटरी हैं उनका माफ़ी मांगने का मुतालबा और असम्बली में आने का मुतालबा वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है और इस सारी सूरत हाल में डेडलॉक बरकरार है। लेकिन सिंध का बजट पेश कर दिया गया और सिंध का ये कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से एक टैक्स फ्री बजट है जिसमें आवाम के लिए रिलीफ है और ये आवाम दोस्त बजट है। 1.71 ट्रिलियन का ये टैक्स फ्री बजट जो कि आज वज़ीर सिंध ने पेश किया, मुराद अली शाह ने, और उन्होंने ये कहा कि इस बजट में एक आम आदमी के लिए ना सिर्फ रिलीफ दिया गया है बल्कि पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा भी किया गया है। ये तो सिंध की बात है और सिंध में हमने देखा कि तरक्याती बजट के लिए भी पैसा रखा गया, बड़ी एक तादाद रखी गई और दीगर मनसूबों के लिए भी। लेकिन ज़ाहिर जब नाफिजुल अमल होती हैं चीज़ें और जब आती हैं ग्राउंड रियलिटीज़ तो वो डिफरेंट होती हैं। एक तरफ तो आवाम पर टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस। इस बजट से पहले मिनी बजट कई आ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, बिजली के टैरिफ में इजाफा हो चुका है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और दूसरी तरफ जो वज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि आवाम अपनी चाय की प्यालियाँ कम कर दें क्योंकि हम चाय की पत्ती को भी इम्पोर्ट करते हैं। अगर हम चाय की प्यालियाँ ज़्यादा पियेंगे तो इससे मईशत पर बोझ पड़ेगा जनाब। तो क्या कहा एहसन इकबाल साहब ने, ज़रा आपको वो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। ज़रे मुबादला बचाने के लिए चाय की प्यालियां कम कर दी जाएं, चाय कम पिएं। अगर आप दिन में 5 कप चाय पीते हैं तो 3 कप कम कर दीजिए, 2 कप कम कर दीजिए। ये एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं अपनी शाह खर्चियाँ आप लोग कम कीजिए और इसी तरह ज़रे मुबादला जो है वो बचाया जा सकता है। कौम को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो इस पर ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं इमरान रियाज साहब, उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। इमरान, बहुत शुक्रिया। इमरान, ये हो क्या रहा है? एक तरफ तो टैक्सेस का बोझ डाला गया, हर चीज़ की कीमत बढ़ाई गई ये कहने के लिए कि हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा रहे हैं। मुल्क तो डिफ़ॉल्ट से बचेगा या नहीं बचेगा पता नहीं, आवाम बचे ना बचे, और कुर्बानी आवाम से मांगी जा रही है। अब कह रहे हैं अब चाय की प्यालियां कम कर दें ज़रे मुबादला बचाने के लिए, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। तो भैया देखें मैं, मेरे से बड़ा नाकद कोई नहीं है PMLN का और मैं बहुत तनकीद करता हूँ, लेकिन इस मामले के ऊपर जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाया था जब उन्होंने कहा था कि आप चीनी का कुछ दाने कम कर दें या आप चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, अगर चीनी महंगी हो गई है तो ये ऑटोमेटिकली माफिया घुटनों पे आ जाएगा। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि अवाम को स्टेप लेना चाहिए। पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, पाकिस्तान तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तानी कुर्बानी नहीं देगा। मैं एहसन इकबाल के साथ खड़ा हूं इस जुमले में। अच्छा, पाकिस्तानियों को बचत करनी पड़ेगी, बतौर कौम हमें फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बिजली की भी बचत करनी पड़ेगी, बाकी चीजों की भी बचत करनी पड़ेगी। माफिया की कमर तोड़ने के लिए जो चीजें हम इजाफी इस्तेमाल करते हैं उनको हमें छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें सारे पाकिस्तान को हिस्सा डालना पड़ेगा, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। इंपोर्टेड सरकार की जो नाअहली है, जो नकम्मापन है, वो अपनी जगह पे, हुकूमत किसी की भी हो। देखिए इन्होंने तो तबाही फेर दी ना पाकिस्तान में आने के बाद, जो इन्होंने किया है, हाँ। जो इन्होंने मईशत के साथ किया, जो इन्होंने मजाक किए, महंगाई का ये नारा लगा के आए थे। कौन सी ऐसी चीज है या कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन से आए हैं तब से लेकर अब तक, जब तक जिस दिन किसी चीज की कीमत ना बढ़ी हो। रोजाना कुछ ना कुछ महंगा होता है, रोजाना एक बुरी खबर मिलती है। तो ये इन्होंने जो कह के आए थे वो तो इन्होंने नहीं किया।
लेकिन ये जो एहसन इकबाल ने बात की है ना, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आप जो घी है खाने का, जितना पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं दुनिया में कोई नहीं करता होगा, और उससे बीमारियां भी आपको बेशुमार लगती हैं। आप घी का इस्तेमाल कम करें, आप ये जो चाय है इसका इस्तेमाल कम करें, वो चीजें जो मुज़र सेहत है उनका इस्तेमाल कम करें। इनके दिमाग भी मल्टीनेशनल कंपनियों के जमीन के ऊपर उतरे, ये पाकिस्तानियों को लूटने पे चले हुए हैं। और दूसरा, सादा जिंदगी की तरफ पाकिस्तानी आए, हमारे वो चौंचले नहीं हो सकते जिन चक्रों में हम पड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं जायज समझता हूँ, लेकिन इनके मुंह से इसलिए ठीक नहीं है कि थोड़ा अरसा पहले ये इमरान खान का मजाक उड़ा रहे थे इन्हीं बातों के ऊपर। मेरे मुंह से ये बात इसलिए ठीक है कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि जब तक एक पाकिस्तानी ये नहीं सोचेगा कि मैंने अपने मुल्क को ठीक करना है, मैंने अपने मुल्क के लिए अपना हिस्सा डालना है, तब तक पाकिस्तान नहीं ठीक होगा। सबको रोल प्ले करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन इमरान बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इमरान एक आम आदमी तो कुर्बानी दे रहा है ना, वो तो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए भी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। आटा उसको महंगा मिल रहा है, चीनी, घी, तेल, हर चीज़ उसको महंगी मिल रही है, उसके बावजूद वो टैक्स देता है। वो एक सुई से लेकर हाथी तक टैक्स देता है। एक आम आदमी टैक्स दे रहा है, लेकिन जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उसके लिए तो पहले भी इकदाम कोई नहीं हमें नजर आए, आज भी हमें कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे। तो जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी इकोनॉमी जो है ना, उसको सही तरह डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया आज तक। बड़े बड़े जायंट्स को और मगरमच्छों को जो अरबों खरबों रुपया कमाते हैं हर महीने, उनको बचाने के लिए आपकी इकोनॉमी को अभी तक सही तरह डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया, और ये जानबूझ पर किया गया है, क्योंकि यही लोग आपके असेंबलियों में जाकर बैठते हैं, इनके नुमाइंदे जाके असेंबलियों में बैठते हैं, ये लोग पैसा खर्च करते हैं, उनको असेंबलियों में पहुंचाते हैं, फिर उनके मुताबिक कानून बनते हैं। तो इन लोगों ने बहुत मौज की है पाकिस्तान में। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि गरीब पे बोझ कम होना चाहिए, लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान का गरीब जितना बोझ उठा रहा है बाकियों को भी उतना उठाना चाहिए। पूरा पाकिस्तान मिलकर बोझ उठाएगा, ये माफिया जो है ऐसी कमर टूट जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंपोर्टेड सरकार इस काम के लिए बनी नहीं। वो बने अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए, वो बने नैब के पर काटने के लिए, वो बने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के लिए, वो बने हर वो काम करने के लिए जिससे उनके दोबारा आने के रास्ते में कोई रुकावट है तो उसको दूर कर लें। वो इस काम के लिए बने हैं, और वो बने हैं कुछ बहुत ताकतवर हलकों की फरमाइशें पूरी करने के लिए। और ताकतवर हलकों ने या सहूलतकारों ने जिनको उनको बनाया है, जिन लोगों ने उनको, उनकी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए बने हैं। तो ये कब तक होता रहेगा? एक तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ जो बजट पेश किया गया वो ये कह के बजट पेश किया गया कि जी IMF से हमें किस्त मिलनी है, तो ये बजट भी IMF की उमंगों के मुताबिक होगा। IMF तो फिर भी नहीं मान रहा, IMF तो कह रहा है और मजीद रद्दोबदल करें, अपनी चीज़ों को और ठीक करें, वरना तो हम आपको नहीं देंगे किस्त। अब समझिए, आपके सवाल में जो पहले 3 लफ्ज थे ना, 3-4 लफ्ज थे, एक्चुअली वही है असल खुलासा। अच्छा, आपने कहा ये कब तक होता रहेगा, यही तो बात है कि कब तक होता रहेगा। जब तक तमाशा लगाने वाले तमाशा लगाते रहेंगे तब तक होता रहेगा। जब तक उनका तमाशे से दिल नहीं भरेगा तब तक होता रहेगा। जब तक जाती अना और जाती जिद की वजह से आप पाकिस्तान के नक्शे को तब्दील करने की कोई, नक्शे का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता जोग्राफिया, लेकिन हुलिया पाकिस्तान का बार बार आप तब्दील करने की कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कभी ये डिजाइन लगा दो, कभी ये डिजाइन लगा दो, कभी ये कर दो, कभी इस तरह कर दो, कभी मुल्क को इस तरह चलाएं, कभी आजाद मुल्क बनाना है, कभी गुलाम मुल्क बनाना है। जब तक जाती अना की तस्कीन के लिए आप तजुर्बे करते रहेंगे, जब तक आप इस मुल्क के अंदर ये खिलवाड़ और ये तमाशा करते रहेंगे, जब तक तमाशा लगाने वाले तमाशा लगाते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। और जिस दिन ये 2 ही सूरतें हैं, या तो तमाशा लगाने वाले इनकार कर दें और बोलें कि आज के बाद इस मुल्क में तमाशा नहीं लगा, बहुत तमाशा हो गया, अब इस मुल्क को चला लें, तो या फिर उनको रोक दिया जाए। मेरे ख्याल में रोक दिया जाए, इससे बेहतर है वो खुद रुक जाए और ये तमाशा बंद करें। तो रोक सकती है आवाम, कर सकती है आवाम, अपनी ताकत दिखा सकती है, रोक सकती है तमाशा लगाने से। अवाम सारा कुछ कर सकती है। अफगानिस्तान में अवाम थी तालिबान के साथ, टूटी हुई चप्पल के साथ उन्होंने नेटो के बूट उखाड़ के फेंक दिए थे। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज वहां पे थी। मैंने वो ट्वीट भी किया, एक फोटो आप दिखा भी सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी वहां पे, और वो तुर्की ने वो पोस्टर बनाया, अमेरिका, और वो पूरी दुनिया के इत्तेहादियों को लेकर थे वहां पे, और उनको उखाड़ के वहां से निकाला क्योंकि अवाम साथ नहीं थी। याद रखें, अवाम के बगैर कोई कुछ नहीं होता, जितना मर्जी ताकतवर हो। कोई इदारा उतना ताकतवर नहीं होता कि वो अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ एक खास लेवल से ज्यादा चल सके। इससे पहले कि पब्लिक मजीद वो बातें करना शुरू हो जाए जो वो अभी तक नहीं कर रही, निकले इसके अंदर से और ये तमाशा बंद करें। अच्छा, एक चीज और, अभी जो पंजाब में हो रहा है ये भी किसी की जिद और अना की
भीटी चढ़ रहा है पंजाब असम्बली में बजट का मामला, जिसमें एक तरफ रूलिंग है स्पीकर की, दूसरी तरफ उनकी रूलिंग पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं है। कल से ये मामला अटका हुआ है, आज तक हम देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। 12 करोड़ आवाम है पंजाब की जो बैठ के मुंह तक रहे हैं कि कब आएगा भाई, यहाँ पर ना कोई काबीना है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। पंजाब में भी तमाशा लगा ना, कभी अकलियत की भी हुकूमत हुई है, कभी अकलियत, और जिन वोटों के साथ वो वजीर आला बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया वो वोट ही नहीं कास्ट हुए। जब वो वोट कास्ट ही नहीं हुए तो वो कैसे बन गया? और दूसरा, अदम एतमाद तो कामयाब हो ही नहीं सकता था जब तक कि वो वोट कास्ट ना होते। यानी उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद उस सूरत में कामयाब हो सकता था जब पीटीआई का जो मुनहरिफ रुकन है उसका वोट काउंट हो जाता। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसका वजूद ही गैर कानूनी और गैर आईनी है, और उसको फिर भी चलाया जा रहा है। तमाशा करने वालों का अभी दिल नहीं भरा, वो और तमाशा करना चाहते हैं, लेकिन बाद औक़ात जो तमाशा लगाने वाला होता है ना, उसका अपना तमाशा लग जाता है। खुदा न खास्ता उस मुल्क को वहां तक ना लेकर जाए। तो आपको लग रहा है ये मामला कुछ सेटल्ड होगा, ऊंट किसी करवट बैठेगा, लग रहा है आपको पंजाब वाला मामला? ऊंट मुझे लगता है थक कर ही बैठेगा अब। अच्छा, तो ये फिर होगा क्या? अब देखें ना, बजट वाला मामला हो गया, वजीर आला पंजाब वाला मामला हो गया, दीगर ज़ाहिर वो मुनारिफ अरकान के वोट वाला मामला हो गया। हर चीज़ हम देखते हैं कि एक तातुल का शिकार है, एक डेडलॉक है हर मामले पर। देखिए, कल पीएमएलएन ने बड़ी कोशिश की है कि ट्रैप करे पीटीआई को, और पीटीआई के कुछ लोग ट्रैप होने पे। अच्छा, ये दो लोगों ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया कल। हाँ। एक मियां असलम इकबाल ने ये फटा डाल दिया था उन्होंने वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा स्टैंड लिया है सफ्तान खान ने जी। इन दोनों ने स्टैंड लिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता हम आपके साथ कोई मुआहिदा करें, क्योंकि अगर पीएमएलएन के साथ ये मुआहिदा कर लेते, चाहे पीएमएलएन इनके सारे मुकदमे खारिज कर देते, आईजी आकर माफी भी मांग लेता, ये सारी चीजें भी हो जाती ना, तो पीएमएलएन की जो पंजाब की गैर आईनी हुकूमत है वो लेजिटिमेट हो जाती, यानी उसको तस्लीम कर लिया जाता दूसरे अल्फाज में। तो वो पीटीआई को समझ आ गई टाइमली, और उनको ये पता चल गया कि ये तो हमें ट्रैप कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी बिल्कुल आप कर लें इनके साथ मुआहिदा, पर्चों से तो जान छुड़वाएं। तो उन्होंने कहा ये तो सियासी पर्चे हैं, ये तो होते रहते हैं, जान छुड़वाने से बेहतर है पर्चे हमारे ऊपर रहें, लेकिन इनके साथ कोई मुआहिदा कर लिया तो हम इनको तस्लीम कर लेंगे बतौर हुकूमत। तो अब मुसीबत पड़ी हुई है पंजाब में पीएमएलएन को, और स्पीकर क्योंकि परवेज लाई है वो ये कर सकते हैं। और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लोग वहाँ पे ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, हमजा शहबाज ने शॉर्टलिस्ट करके उनको फेंटी शेंटी का भी बंदोबस्त करवाया, और आने वाले वक्त में इन लोगों के लिए हमजा शहबाज पंजाब को तंग करेंगे। तो यानी कि अब ये आपने जो खबर दी, लेकिन दूसरी तरफ दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि तनकीद हो रही है। एक तरफ तो ये हुकूमत ये कह रही है कि जी मोहनिस लाई साहब क्यों बैठते हैं कमेटियों में, इजलासों में, वो किस हैसियत में बैठ के वो वरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर को वो ही वरगला रहे हैं। फिर यहाँ से ये तनकीद की जा रही है कि अता तारड़ साहब किस हैसियत में आ रहे हैं असम्बली में, और जिस तरह की वो हरकतें यहाँ पर आके कर रहे हैं, जिस तरह का उनका रवैया है, तो ये भी दोनों तरफ से हो रहा है। तो आपको लगता है कि असल जो अना है, जो असल जिद है, वो हुकूमत की तरफ से हो रही है या फिर इनकी तरफ से हो रही है? देखिए, तमाशा लगाया तो तमाशा देखना पड़ेगा, और तमाशे में उंगली भी आएगी, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक है मोहनिस लाई का, अगर वो असेंबली के अंदर आ गया है ऐवान में बगैर एमपीए बने, तो वो गैर कानूनी है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी मीटिंग में है किसी पार्टी की इजाजत से, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जाए जाके बैठे, जहाँ मर्जी बैठे, जिसको मर्जी मिले, उसमें कोई कानूनी वो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो मर्जी जाए, मैं जाके बैठ सकता हूँ, आप जाके बैठ सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हम असेंबली में नहीं जा सकते जब तक कि हम इलेक्शन लड़के जीत के नहीं आ जाते वहाँ पे, या मखसूस नशिस्त के ऊपर कोई नहीं आ जाता, तो तब तक आप असेंबली में नहीं जा सकते। तो असेंबली में तो नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि अता तारड़ क्योंकि मेरे ख्याल में असेंबली में चले गए थे, जो उनका इस्तेकाक नहीं है, अजनबी है वो वहाँ पे, तो उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अदरवाइज वो अता तारड़ सारी मीटिंग्स में होते हैं, वो रहे वहाँ पे, अच्छी बात। अच्छा, अता तारड़ साहब का अपना ट्वीट देखा होगा इमरान, वो कह रहे हैं कि मुझे तो गाली दी गई, इसीलिए मैंने रिएक्शन दिया, और मुझे देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि मुझसे बदकलामी की गई किसी की जानिब से। नहीं, अता तारड़ ने इंटरव्यू में कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का जो मैंने इशारा किया। वो इंटरव्यू भी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, मुझे काफी अफसोस हुआ कि ये एक बड़ी अच्छी फैमिली का नौजवान है जी। मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ, और ये बड़ा धीमे लहजे का आदमी था। पता नहीं मरियम नवाज ने कौन सा टीका लगा दिया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया। अच्छा, ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद है तज़कियाकार सीनियर। तो प्रोग्राम में मजीद भी इशूज़ हैं इकॉनमी के हवाले से, जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आते हैं हम मईशत की सूरत हाल पर बात करते हैं। जब ये बजट आया, वफाकी बजट, तो ये कहा गया कि हम इसलिए टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, बिजली का टैरिफ महंगा कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क को भी डिफ़ॉल्ट से निकालना है। मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल में है और हमें इसलिए आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। लेकिन IMF ने फ़िलहाल ये कहा है कि आप रद्दोबदल करें अपने बजट में, और जब तक ये रद्दोबदल नहीं किया जाएगा आपको नई किस्त नहीं मिलेगी। और हम ये देखते हैं कि नाजरीन, जब बजट आता है तो उसके बाद जो पहला हफ्ता होता है वो स्टॉक मार्केट्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसमें हम देखते हैं कि डॉलर की कदर गिरती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कल हमने देखा कि स्टॉक मार्केट 600 पॉइंट्स गिर गई, डॉलर की कीमत बढ़ गई। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में कल मंदी देखी गई। इसकी वजूहात क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, माहिर मौशियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बार बार कहा जा रहा था कि हमें मुश्किल सूरत हाल में मुल्क मिला, मुल्क की मईशत इस वक्त मुश्किल में है, इसीलिए हमें आवाम के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। आज वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि IMF का ये दबाव है कि आप पेट्रोल की कीमतें और बढ़ाएं। अगर आपने कीमतें नहीं बढ़ाई तो IMF से किस्त आपको नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? कितनी महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? और अगर ये बढ़ती चली जाएगी तब भी आपको लगता है कि IMF मान जाएगा, वो किस्त दे देगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की मईशत एक बहरान का शिकार है, और उसमें जो तेज़ी आई वो उस पैकेज की वजह से आई जो मार्च में जिसका अनाउंसमेंट हुआ और जिसके तहत एक बहुत बड़ी सब्सिडी पेट्रोल और डीजल पे दे दी गई। अच्छा। और अभी हाल में दोनों में 30-30 रुपए का इजाफा किया गया है, और ये पूरा नहीं है। कल रात को एक फंक्शन में वज़ीर ख़जाना ने बताया कि अभी डीजल के ऊपर 56 रुपए और पेट्रोल के ऊपर कोई 26 से 30 रुपए मजीद करने हैं, सिर्फ कॉस्ट रिकवरी के लिए। जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, पेट्रोलियम लेवी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो ये भी इंदिया दिया उन्होंने जब उनकी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शायद ये काम भी उन्हें करने पड़ेंगे, और अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे, वो शायद जुलाई वगैरह में करें। तो अब जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, सिर्फ ये यानी ये तो बहुत अच्छा कदम हो गया था और IMF उस पर कोई ना कोई मुनासिब रवैया इख्तियार कर सकती थी, लेकिन बजट में और चीज़ें ऐसी रह गईं जिसकी वजह से आपने देखा कि कल जो IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा हैं, उन्होंने खुलेआम इस बात का इजहार किया है कि बजट के जो तजावीज़ हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं, इल्ला ये कि उनमें बड़ी तब्दीली की जाए। और शायद उनको वक्त चाहिए इसके अंदर, वो फौरी तौर पे जो है कोई अपना इस पर इनपुट नहीं दे सकते। जब ये बजट बन जाए और इसकी मंजूरी हो जाए फिर ये IMF को देंगे, और फिर उसके बाद IMF इस पे गौर करना शुरू करेगा, इसका तजिया करेगा। तो ये जितनी आपको ज़रूरत है IMF की, उतनी ही आप उसमें देर कर रहे हैं। ये बात तो सबको मालूम थी। अब तो माशाल्लाह तीसरा महीना लग गया है इनको इस काम में, तो ये मुनासिब नज़र नहीं आ रहा कि ये जो ताख़ीर हो रही है इसको फौरी तौर पर हमें रोकना होगा और जल्दी। चलें, आप ये कह रहे हैं कि इनको फैसले जल्दी मुश्किल फैसले लेने होंगे, इसमें ताख़ीर करेंगे तो मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब, जरा आप पर रोकूंगी क्योंकि आवाम बड़े परेशान है, आवाम को ये बातें समझ नहीं आती, क्योंकि उनके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। एक दफ़ा महंगाई बढ़ती है तो फिर वो वापस नहीं होती है, यानी कि कम नहीं होती है। तो आवाम इस मुश्किल वक्त में अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब से और बात करेंगे। आज तक आवाम दोस्त बजट का भी हमें मिला है। इतनी महंगाई है, ना घी सस्ता है, ना आटा सस्ता है, कुछ भी नहीं है। बच्चे आजकल भूखे मर रहे हैं, लोग बच्चे सेल करने में तुले हैं, इतनी महंगाई है। मजबूरी है जी, हुण की कर सकने, अल्लाह के दुआई कर सकने जी, अल्लाह हिदायत दे। अगे भी जालम सन ते मजीद होर जालम हो गए ने, अगे नालों भी जालम हो के आए ने। वो तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला है इस टाइम। अगर यही हालात रहे ना तो पब्लिक जो है मेरे ख्याल खुदकुशी करने पे आने वाली है। ये बजट जो है आवाम दुश्मन बजट है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी क्या कर सकता है। इतना पेट्रोल महंगा हो गया है, 210 रुपये लीटर। अब बंदा पेट्रोल डलवाए या अपने घर के खर्चे चलाए, 100 मसले होते। पहले जो हिसाब किताब था वो बजट अगर नहीं भी आता तो सही था। अब आप खुद सोचें घी कहाँ पे पहुँच गया,
तेल कहाँ पे, ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जब जॉब्स ही नहीं है। ये हम लोग खुद भी इससे परेशान हैं, मजदूरी है नहीं, बच्चों का नहीं पूरा होता है, तो गरीब बंदा किधर जाएगा। बजट के अंदर भी गरीब आदमी और नीचे जाएगा, इनकी एक और शुगर मिल लग जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या बनना है। इन्होंने फिर बाहर जा ले आना है, ये लोग अपनी जेबें भरते रहेंगे, गरीब पिसता रहेगा। डॉक्टर साहब ने सुना, आवाम तो बहुत दिल बर्दाश्त है, उनको तो लगता है कि कोई उम्मीद है ही नहीं, चाहे ये हुकूमत हो या इससे पहले की हुकूमतें हों। आवाम के लिए तो कभी भी कोई बजट आवाम दोस्त नहीं रहा, उनके ऊपर तो टैक्सेस का बोझ ही आता है। अब तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं कि हम खाना पीना पूरा करने पर नहीं रहे हैं, हमें खुदकुशी करनी पड़ेगी। देखिए, मैं लोगों के जज्बात सुन रहा हूँ, ख़ुद भी मौका मिलता है करीब से देखने का। देखिए, बदकिस्मती से शायद सारी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं है। अब देखिए ना, ये जो 2 साल से 2.5 साल से हम कोविड का शिकार थे और उसके भी मईशत के ऊपर मनफी असरात पड़े, और एक बड़ा असर जो पड़ा वो ये कि दुनिया ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक गांव हो गई थी, और ये परवाह ही नहीं करते थे कि जनाब एक गाड़ी को कम से कम 100 मुल्कों के अंदर उसके पुर्जे बन रहे हैं। लेकिन जब ये कोविड आया तो वो सप्लाई चेन टूट गई। अभी वो बनी नहीं थी सप्लाई चेन कि जनाब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, और फिर अमेरिका ने रूस पे पाबंदियां लगा दी, और एक बहुत बड़ा सप्लायर जो तेल और गैस का है उसके ऊपर सर एक चीज़, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने खुद कहा एक बहुत बड़ा सप्लायर है रूस तेल और ज़ाहिर गैस का, उस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन खुद अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है। सारी स्टॉक मार्केट कल हमने देखा मंदी का शिकार हुई। इंडिया अभी हम देखें तो इंडिया जो ख़रीद रहा है रूस से तेल, यानी कि वो अब सऊदी अरब से भी ज़्यादा बड़ा बेचने वाला हो गया रूस इंडिया में तेल, इराक़ के बाद। तो सर ये भी तो है ना सूरत हाल, हमारा हमसाया मुल्क रूस से तेल ख़रीद सकता है, हम नहीं ख़रीद सकते क्योंकि सैंक्शन है और हम उस सेक्शंस के ज़ाहिर पाबंद हैं। फिर जो दिल चाहता है अमेरिका वो कर रहा होता है पूरी दुनिया में। देखिए, जो जितना ताकतवर होता है उसी के हिसाब से वो अपने मामलात को तय करता है। ये तो एक बिल्कुल मतलब हकीकत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, यानी खुद अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 40 साल के बाद लौट कर आए और डबल डिजिट के अंदर हुआ है, और पूरे यूरोप में अभी चंद महीने पहले नेगेटिव इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन नेगेटिव था, वहाँ पर भी जो है डबल डिजिट के अंदर आ रहा है। तो ये यानी कि सारी दुनिया में एक हिजान बरपा है, सारी मईशतों के अंदर ये हिजान बरपा है, और इन सब का असर जो है वो कीमतों पे पड़ रहा है, और जो गरीब ममालिक हैं उनको एक तरह से गैर मुतनासिब असरात उनके ऊपर पड़ रहे हैं, और उनके लिए जो है कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। और हमसे IMF बेसिकली यही कह रहा है कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं दुनिया में, अब मतलब पिछले साल जब बजट शुरू हुआ तो $60 का तेल था, अब $130 का है। और ऐसे ही पाम ऑयल की कीमत देख लें, ऐसे ही आप गंदम की कीमत देखें, $250-300 का गंदम आ रहा था, अब वो $550 का गंदम है। तो एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज है, आप सही कह रहे हैं कीमतों में। लेकिन अब ज़ाहिर इसका हल क्या होगा, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर वक़ार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके। तो ये सारी सूरत हाल थी, अब देखना होगा कि पॉलिसीज़ क्या बनती हैं, ज़ाहिर हमारी हुकूमत क्या पॉलिसी बनाती है। तो ये सारी सूरत हाल एक तरफ हम देख रहे हैं पंजाब में जो मामला है बजट का वो डेडलॉक का शिकार है, मुल्क की मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर है। अब देखना ये होगा कि ख़ासतौर मईशत के हवाले से और महंगाई के हवाले से क्या इक़दाम देती है हुकूमत आगे जाके। कह तो रहें कि जाते जाते आप देख लेंगे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से निकल गया, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now.
लाखों करोड़ों, बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।